हेलो बच्चों। काफ़ी दिन बाद मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, कुछ तकनीकी असुविधा की वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। आप लोगों का वीडियो रेगुलरली बनेगा। ये एनसीईआरटी का जो आप लोगों का पैटर्न है, उस बुक के आधार पे आज मैं आप लोगों का मैथ्स का क्लास लेने वाला हूँ और ये क्लास 8 का लेक्चर होगा आज। ठीक है, क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, इस बारे में हम लोग आज क्लास लेंगे और इसी के ऊपर पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि परिमेय संख्या है क्या। समझिएगा, परिमेय संख्या वो संख्या है जिसे कि हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पर q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यह है q। ऐसे अगर हम इसको देखें तो ये होता है कि q इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर है, लेकिन ये q 0 के बराबर नहीं होगा। अब इस तकनीक को हमें समझना है या इस टेक्निकलिटी को हमें समझना है कि आखिर ये q नॉट इक्वल टू 0 क्या है और p बाई q क्या है। समझिएगा, कोई भी संख्या, ऐसी संख्या जिसे कि हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, सारी संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे 1 है, 1 को हम लोग 1 बाय 1 लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। 2 को हम लोग 2 बाय 1 लिख सकते हैं, या फिर अगर आधी संख्या है जिसे कि हम लोग 0.5 बोलते हैं, 0.5, उसे हम लोग 1 बाय 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी संख्या जिसे हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकें। p का मतलब है यहाँ अंश और q का मतलब है हर, यानी वैसी संख्या जिसे हम अंश बाय यानी बटे हर के फॉर्म में या उस रूप में लिख सकें, उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन इसका एक शर्त ये है कि q यानी कि जो हर है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नीचे रहेगा तब तो ठीक है, कोई ना कोई संख्या वो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन q जैसे ही 0 होगा तो उस संख्या का मान बिल्कुल बदल जाएगा। कैसे? रुकिए मैं दिखाता हूँ अभी। वो बदलेगा कैसे? मान लीजिए कोई संख्या है 4 और बाय 0 है। अगर p का मान यानी ऊपर अंश का मान है 4, हर का मान है 0, तो 4 भागा 0 अगर हम करते हैं तो फिर इसका मान बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे 4 में 0 से भाग देंगे तो इसका आंसर होगा 4। कुछ बच्चे बोलेंगे 4 में 0 से भाग देंगे, आंसर होगा 0। दोनों आंसर गलत है। ठीक है, समझिएगा कैसे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 को हम 0 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि हम ऐसा यहाँ पर यानी भागफल में ऐसा क्या आएगा जो कि इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाए, यानी ये कट के 0 हो जाए। तो 0 को किस संख्या से गुना करेंगे? तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसे आप 0 से गुना करेंगे और ये 4 आ जाए। ठीक, अगर 1 रहता है यहाँ पर तो चलिए 4 हम यहाँ पर लिख देते तो यहाँ पर ये 4 आ जाता। 2 रहता तो यहाँ पर हम 2 लिखते तो आ जाता, लेकिन यहाँ पर 0 है तो भागफल का मतलब यही होता है कि भागफल को जब हम भाजक से गुना करें तो ये भाज्य के बराबर हो जाना चाहिए, पूर्ण रूप से कटने के लिए। ठीक है, विभक्त होने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिसे कि 0 से गुना करने पर 4 मान आ जाए, क्योंकि किसी भी संख्या को हम चाहे 1 करोड़ लिख दें, ठीक है, लेकिन इसको अगर हम 0 से गुना करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि पिछली कक्षा में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो संख्या आ जाएगा वो आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक ना, तो अनंत संख्याएं आ जाती हैं, अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये हुआ पहला शर्त। ठीक, दूसरा क्या होता है समझिएगा कि कोई भी संख्या ऐसा जिसको कि हम भाग देने पर अगर देखें तो वो अगर 0, 10 वाला मान लीजिए 3 3 3 3 3 3 आते जा रहा है कंटिन्यू, ये रुक ही नहीं रहा। हाँ, तो फिर कहने का मतलब है कि एक कुछ ऐसी संख्या तो है ना जो कि रिपीट हो रही है बार बार। तो जैसे 3 है, 3 के ऊपर अगर हम ये बार कोड लगाते हैं ऐसे
तो समझ में आ जाता है कि ये 3 जो है अब कंटिन्यू होता रहेगा, ये लगातार चलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, जिसे कि हम बोलते हैं 1/3। ये p/q के फॉर्म में है, अंश और हर इसका शून्य भी नहीं है, ठीक है। कोई ऐसी संख्या जो कि रिपीट होती रहे लगातार, यानी कहने का मतलब मान लीजिए दशमलव के बाद 1 2 1 1 2 1 1 2 1 रिपीट हो रहा है ना बार बार, समझ रहे बात को, ये रिपीट हो रहा है 1 2 1 1 2 1, तो ये भी परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन ऐसी संख्या जिसका कि कोई पैटर्न नहीं है, यानी कि एक तरीके से ये नहीं चला, जैसे 1 2 1 1 2 1 1 2 1 रिपीट था कि चलो ये 3 अंक के बाद फिर वही 3 अंक पुनः आएगा। लेकिन ऐसी कोई संख्या जिसमें मान लीजिए 1 2 1 3 7 5 6 9 8 फिर 5 4 फिर 3 फिर 1 7 6 5 इस तरीके से आ रहा है। तो कहने का मतलब है कहीं भी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, यह अनंत काल तक चलता रहेगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इसका हिंट मैं आगे आप लोगों को देता चलूंगा, ठीक है। तो अब समझिएगा, आप लोगों को परिमेय संख्या में वाला जो पहला चैप्टर है आप लोगों का, ये मैंने एक्चुअली बताया कि परिमेय संख्या होता क्या है, ठीक है। याद रखिए फिर से, वैसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिखें और यहाँ पर q का मान शून्य के बराबर ना हो। q बराबर अगर शून्य हो जाएगा तो फिर यानी हर का मान अगर शून्य हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब समझिएगा, कुछ कुछ चैप्टर्स के मैं आपको सवाल बताता हूँ, उठाता हूँ उन सवालों को, उसको आप समझिएगा ध्यान से। जैसे कि लिखा गया है प्रश्नावली 1.1 में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम मतलब ये होता है, समझिएगा, योज्य योग शब्द से बना है, समझिएगा कि चीज को, शब्द में अर्थ छिपा हुआ है। प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उसमें से हम ऐसा क्या जोड़ें जो कि वो संख्या शून्य का मान हो जाए। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है एक में हम क्या जोड़ेंगे जो कि उसका मान शून्य हो जाएगा। तो हम -1 जोड़ेंगे, एक में हम -1 अगर जोड़ेंगे, समझिएगा, एक में -1 जोड़ेंगे तो ये 1 -1 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा शून्य। तो ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ेंगे किसी संख्या में जो कि उसका आंसर 0 हो जाए। तो इसका सिंपल सा फंडा होता है बनाने का कि योज्य प्रतिलोम के लिए जो संख्या है उसको एज इट इज लिखिए, बस उसका सिर्फ साइन यानी चिन्ह जो होता है, अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए और माइनस है तो प्लस कर दीजिए, बस आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ पहला सवाल आपका है 2/3, 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो इसका हो जाएगा -2/3, ठीक है। उसी तरह एक संख्या है -16, तो -16 का क्या हो जाएगा, +16, क्योंकि इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है। तो ये हो जाता है योज्य प्रतिलोम, ठीक है। अब एक गुणन प्रतिलोम होता है। गुणन प्रतिलोम मतलब गुणन से ही समझ गए होंगे आप, गुणा की बात हो रही है, तो वैसी संख्या जिसे हम गुणा करेंगे और 1 आ जाए। जैसे 1/2 है, इसको हम किससे गुणा करेंगे जो कि 1 आ जाएगा, तो 2/1 से, है ना, ये 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, समझिएगा बात को। यानी कहने का मतलब है कि जो भी भिन्न है उसे हम सिर्फ उल्टा कर देंगे, यानी अंश को, यानी कि कोई भिन्न है, मान लीजिए अंश बटे हर, ठीक है, तो उसका जो गुणन प्रतिलोम होगा, ठीक है, गुणन प्रतिलोम, तो वो हो जाएगा हर बटे अंश, यानी इस बार अंश जो है वो हर बन जाएगा और हर जो है वो अंश बन जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि आपको बोला गया, मान लिया जाए कि 4 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो 4 का गुणन प्रतिलोम होगा 1/4, क्योंकि 4 को हम भिन्न के रूप में अगर लिखेंगे तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं ना जी, कोई भी संख्या है हर में हम 1 देके उसे लिख सकते हैं, 4/1। इसको हम किससे गुणा करेंगे जो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1/4 को, क्योंकि ये 4 विभाजित हो जाएगा, है ना। तो सिंपल याद रखिएगा कि जो साइन है, साइन इसमें सेम रहेगा, बस सिर्फ अंश हो जाएगा हर हो जाएगा अंश। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर में कि 4/-7, इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा भाई, तो -7/4, ये -7 कट, 4 कट, वैल्यू हो जाएगा 1, सबका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो गुणन प्रतिलोम याद रखिएगा, ऐसी संख्या जिसे गुणा करने पर 1 आ जाए
वो गुणन प्रतिलोम है, और योज्य प्रतिलोम में वैसी संख्या जिसे जोड़ने पर शून्य आ जाए तो वो योज्य प्रतिलोम है। तो योज्य प्रतिलोम में सिंपल सा बात है, प्लस को माइनस कर देना, माइनस को प्लस, नंबर सेम रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, साइन सेम रहेगा लेकिन नंबर उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा नीचे, नीचे हो जाएगा ऊपर। बस गुणन प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम, बस यही दो चीज है। बाकी आपको बोला जा रहा है उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए। तो देखिए गुणधर्म क्या है ना, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो उतना याद रखना जरूरी नहीं है, एग्जाम के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है ना ये आपको साबित करना पड़ता है बुक में। तो जैसे एक सिंपल सा दिया हुआ है कि 4/3 जोड़ना है प्लस 3/5 प्लस माइनस 2/3, इसको सिंपल एक काम कीजिएगा, भिन्न का जैसे जोड़ निकालते आए हैं क्लास 3, 4, 5 से, वैसे ही सिंपल बना लीजिएगा। अब एक चौथा सवाल बोला जा रहा है, 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ये लिखा हुआ है। तो व्युत्क्रम क्या होता है, अंश हो जाता है हर हो जाता है अंश, बस साइन जो चाहे रहने दीजिए, यानी कि 5/18 को हम गुना कर देंगे 72/-7 से, या -72/7 भी लिख सकते हैं, माइनस आप प्लस लिखिए ऊपर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसको आप अगर कटा सकते हैं तो कटा दीजिए 4 से, तो -20/7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, कोई खास नहीं है, आसानी से ये बनाना चाहे आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद फिर सिंपल सा वही है कि कौन कौन सा गुणधर्म है, तो एक वितरण नियम है। आप एग्जांपल में जो आपका उदाहरण रहता है, जैसे ये चैप्टर है तो इसके पहले इधर जो है बहुत सारे नियम वगैरह, उसको आप देखिएगा गौर से, हाँ, तो उसमें सारे नियम पता चल जाएंगे देख करके। उसके बाद फिर छठा क्वेश्चन है, क्या ये संख्या, जो भी संख्या देगा -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, यदि नहीं तो क्या कारण है। तो समझिएगा, -1.1/8, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, -9/8। आप जानते हैं ना, पूर्णांक को साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसको इससे गुना करते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं, 8 × 1 + 1, यानी 8 का 8, 1 9, 9/8, और माइनस का साइन था तो माइनस, ठीक है। फिर से समझिए, किसी भी पूर्णांक वाले भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इस हर को हम पहले पूर्णांक से गुणा करते हैं, फिर अंश को जोड़ देते हैं, और हर अपनी जगह पे रहता है। तो 8 × 8, 8 × 9, 9/8 हो गया, और साइन माइनस का था तो माइनस हो गया। अब बोला जा रहा है क्या गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, तो हम चेक कर लेते हैं 8/9 को गुना करके, ठीक है। 8/9 को हम गुना करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर 1 आ गया तो गुणात्मक प्रतिलोम है, नहीं आया तो नहीं है। तो ये 9 तो 9 से कट गया, 8 तो 8 से कट गया, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि माइनस का साइन था तो -1 आया, तो आंसर आया था -1, जबकि हमको लाना चाहिए 1, है ना, +1 आना चाहिए। तो यहाँ पर -1 आ रहा है, इसलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर बोला जा रहा है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। चलिए इसका हम लोग सत्यापन करते हैं, यानी हम जांच करते हैं कि ये है या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि ये संख्या दिया हुआ है 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं है। मैं इसीलिए ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ इसमें क्वेश्चन पूरा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, है ना, और लेस टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनानी है। तो पहले चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, 3 × 3 = 9, 1 10, इसको हम लोग 10/3 लग सकते हैं, ठीक। अब 0.3 अगर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 को हम लोग, देखिए समझिएगा एक चीज़ को, कभी भी अगर 0.3 हो और इसको भिन्न का रूप देना हो तो सबसे पहले इस दशमलव को हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और ये जब दशमलव हटता है, चूंकि मैंने इसीलिए से काटा, मैं तो मिटा भी सकता था, चूंकि कॉपी में जब आप लोग पेन से बनाएंगे तो आप हटा नहीं पाएंगे, तो इसको इस तरीके से कर दीजिएगा, तो इसका मतलब टीचर समझ जाएंगे कि आपने इस दशमलव को हटा दिया है। यहाँ से आप ऐसे साइन दे सकते हैं। अब देखिए, दशमलव के बाद दाहिनी ओर, आपकी दाहिनी हाथ की ओर जितना अंक है 1 पर नीचे आप उतना ही शून्य डाल देंगे। तो अब ये क्या बन गया, 3/10, ये दशमलव तो हट ही गया एक तरह से,
और ये 3 के पहले 0, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये 3/10। अब अगर इन दोनों का हम गुना करते हैं तो ये 10-10 कट जाता है, 3-3 कट जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम में आंसर 1 आना चाहिए, तो ये 1 है, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, तो ये 7 तक मैंने बताया है, इसलिए 1-2 क्वेश्चन और हैं आपके आगे, आप देख लीजिएगा। इसको आप खुद से बनाइएगा। 8 नंबर ये आप लोग, ये 8 नंबर खुद से बनाइए, होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और पूरा चैप्टर आप लोगों का ये होमवर्क है, दैट इज चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है आपका 1.1, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। तो पूरा चैप्टर बनाइए, खास करके गुणात्मक और ऋणात्मक प्रतिलोम जो है, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा जांच करने के लिए भी। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से लिख दीजिएगा। ये सब जैसे मान लीजिए सब करने के बाद लिख दीजिएगा, चूंकि इन दोनों का गुणनफल 1 है, इसीलिए इसका ये संख्या लिख दीजिएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है। इसके पहले वाले में क्या था, इन दोनों का गुणनफल -1 था, तो आप लिखिएगा इन दोनों का गुणनफल 1 नहीं है, इसीलिए पहली संख्या और दूसरी संख्या लिख के ये इसका प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको चेक कीजिएगा, बनाइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आपके दाहिने हाथ की ओर नीचे भी एक लाल कलर का बटन होगा, लिखा होगा उसमें सब्सक्राइब, इस तरीके से सब्सक्राइब, इस बटन को आप लोग दबा दीजिएगा। इस बटन को दबाइएगा ना, तो फिर बगल में एक घंटे का चित्र बना होगा ऐसे करके, ठीक ना, उसको भी आप लोग दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आगे कभी भी मैं वीडियो आपका जैसे ही इस चैनल पे मैं डालूंगा, यूट्यूब चैनल पे जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा, चाहे मैं व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप में भेजूं ना भेजूं, या आप लोगों को मैं बताऊं या ना बताऊं, आपके पास ऑटोमेटिकली ये वीडियो पहुंच जाएगा यूट्यूब की ओर से कि सूरज सर ने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, बनाइएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, उन सबों को इस एक्सरसाइज से बहुत काम आएगा और ये आपको 10th क्लास तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो आराम से ये बनाइएगा, बहुत अच्छी किताब आप लोगों की NCERT की है। हाँ, आप लोग इसको बनाइएगा इत्मीनान से, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।